वेलकम बैक इन पब्लिक न्यूज रूम। बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट हुक्म के मुताबिक ईसीएल मामला रिव्यू कमेटी को भेजने का फैसला कर लिया गया है और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ये कहते हैं कि वफाकी काबीना में ईसीएल का मामला जेर गौर आया। उन्होंने कहा कि जो शख्स भी तहकीकात में मुआविन हो सकता था उसे मुल्क से फरार कराया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने बतौर वजीर आजम अपने तैयारे में इसहाक डार को फरार कराया था और फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि कराची में डेवलपमेंट के लिए हम ओमनी ग्रुप पर भरोसा नहीं कर सकते। वफाक कराची समेत पूरे सिंध के लिए फंड्स देगा, वहां पर भी काम होगा। उन्होंने मजीद क्या कहा, देखते हैं। दूसरा अहम मामला जो आज आया काबीना में जेर बहस आया वो ईसीएल के नामों का था। जैसा कि आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म दिया था ईसीएल के ऊपर जो नाम पिछली दफ़ा काबीना में 172 नाम जो कि डाले गए थे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ JIT उसका असर नो जायज़ा लिया जाए। सबसे पहले जो मुतल्लिका एजेंसी है, चाहे वो नैब हो, चाहे FIA हो या फिर जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो अपनी रिकमेंडेशंस भेजती है इंटीरियर मिनिस्ट्री को और इंटीरियर मिनिस्ट्री फिर वो काबीना को देती है उसके ऊपर अमल दरामद के लिए। हमारी काबीना ने एक प्रिंसिपल फैसला ये किया था कि जब भी JIT या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब हमें नाम भेजेगी तो हम वो नाम ECL के ऊपर डालेंगे और हमने उसी अपनी पॉलिसी के मुताबिक जब JIT की तरफ से नाम आए तो हमने वो नाम ECL के ऊपर डाल दिए। जो शख्स भी पाकिस्तान में तहकीकात में मोहम्मद व माउन साबित होना था उसको मुल्क से फरार कराया गया। सबसे जो ग्लेरिंग एग्जाम्पल है हमारे सामने, सबसे जो बदतरीन मिसाल है हमारे सामने वो इसहाक डार की है। एक सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर, वज़ीर आज़म अपना जहाज़ उसको देते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, और वो उस जहाज़ में मुल्क से फरार होता है। होना तो ये चाहिए था कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी कम अज़ कम अदालत नोटिस देती और चाहे कोई भी शख्स सिर्फ उसके ओहदे के ऊपर नहीं है मामला, उसका जो हमारी अपनी एक बिटर मसाले हैं वो हमारे सामने हैं। लिहाजा आज काबीना ने यह फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, उसके मुताबिक ये जो लिस्ट है ये ECL रिव्यू कमेटी को भेज दी जाए जो कि वजारत दाखिला के अंदर काम कर रही है और उनसे फिर इसके ऊपर रिपोर्ट ली जाए और वो मटेरियल अगले हफ्ते काबीना के सामने रखेंगे। वो बताएंगे कि क्या वजूहात हैं कि जिसके ऊपर वो समझते हैं कि नामों को ECL के ऊपर डालने पर नज़र-ए-सानी होनी चाहिए। ये गुफ्तगू आपने सुनी वज़ीर इत्तलात की। हमारे साथ तस्नीम दुरानी साहब मौजूद हैं, साबिक सेक्रेटरी दाखिला रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आप क्या समझते हैं सर, पॉलिसी होनी क्या चाहिए? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी बेहतर तो हुई है ECL में नाम डालने की पॉलिसी, लेकिन लग ये रहा है इस दफ़ा जो मामला हुआ और उस पर जो कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि अभी और इम्प्रूवमेंट का रूम है इसमें। देखिए ECL का तो मकसद बेसिकली यही है कि अगर कोई यहाँ पर क्राइम फेस कर रहा है, क्राइम एक्यूजेशन है और उसको ये उसको भागने का अंदेशा हो तो उसको एक रोक दिया जाए कि जब तक के गवर्नमेंट समझती है कि आप ट्रैवल ना करें तो तफ्तीश के लिए बेहतर है। अब इस केस में लगता ऐसे ही है कि कोई गवर्नमेंट ने ज्यादा उजलत दिखाने की कोशिश की क्योंकि इन्वेस्टिगेशन और इस किस्म की जो क्रिमिनल स्टोरीज हैं और ये तो होती रहती हैं, ये जाहिर है हाई प्रोफाइल है। तो इसमें अगर एक होलसेल तरीके से 172 के 72 डाल दिए तो वो लगता तो एक एक्सेसिव यूज ऑफ ECL लगती है। गालिबन जो आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने रिव्यू कमेटी को भेजा है तो हो सकता मकसद यही हो कि 172 को पूरे को पूरा रखने की बजाय 10, 15, 20 रख लिए जाए जिनके बारे में उनको ख्याल है कि वो चले जाएंगे। उनको पहले भी जरदारी साहब जो थे जब उनके खिलाफ को प्रेशर आता है तो वो चले जाते। हो सकता है टारगेट उनका 2-4 बंदे ही हों और उन्होंने वो ये शो करने के लिए कि पॉलिटिसाइज नहीं किया हमने, तो सारे के सारे डाल दिए हैं। बट ये अनफॉर्चुनेटली ये पावर सेक्रेटरी इंटीरियर के पास हुआ करती थी जो बाकी सारी हमारी गवर्नेंस के इश्यूज की तरह ये भी कैबिनेट के पास चली गई है। ये इस किस्म की पावर्स जो हैं ये हर पावर कैबिनेट के पास नहीं होनी चाहिए। कैबिनेट के पास रिव्यू की पावर तो हमेशा होती है, ठीक। मगर अब कैबिनेट का फैसला कमेटी रिव्यू करेगी
और फिर कैबिनेट जो है उस रिव्यू। लेकिन तस्नीम नूरानी साहब, आज भी जब फवाद चौधरी साहब ने बात की, उन्होंने यही बात की जो जिस पर आपने भी कमेंट किया है कि जो हाई प्रोफाइल लोग हैं ये फौरी तौर पर फरार हो जाते हैं। सागदार साहब की भी मिसाल दी कि जब उनको बाकायदा तौर पर फरार करवाया गया तो फिर ये इंक्वायरीज का सामना कैसे करें, इनको फेस कैसे करें। आपकी भी बात बजा है कि 172 लोगों के नाम उठा देना ठीक है, जस्टिफाइबल नहीं है, लेकिन फिर उन लोगों के नाम अगर डाले जाएंगे खाली तो फिर पॉलिटिसाइज होने वाली बात। देखिए वो इसमें जाहिर है कि इस वक्त जरदारी साहब ये जो हैं वो शायद अफोर्ड ना भी कर सकें कि वो अपने आप को क्लियर ना करें और चले जाएं कहीं और। बट बहरहाल ये है कि अगर वो एनमास ना करते तो शायद उसका इम्पैक्ट कुछ और होता, कि अगर वो 2-4 लोगों को करते और जो भी इनके बारे में उनका ख्याल है कि वो शायद मुल्क छोड़ जाएंगे। बट वो एनमास उन्होंने 172 के 72 एक कर लिए जो कि अभी स्क्रूटनी जिसकी नहीं हुई, तो वो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक रिव्यू का एक अंदिया है वो एक अच्छी चीज है। बिल्कुल ठीक। अच्छा नूरानी साहब, आप जो बात कर रहे थे कि पहले ये सेक्रेटरी के पास होती थी पावर, उसके बाद ये कैबिनेट के पास चली गई और ये पावर कैबिनेट के पास नहीं होनी चाहिए, आपकी बात भी बजा कि इसमें पॉलिटिसाइज होने का जो फैसला है किसका नाम डालना है एक एहतमाल पैदा हो सकता है। लेकिन चौधरी निसार साहब बताते थे कि जब ये होती थी मिनिस्ट्री के पास या फिर सेक्रेटरी के पास ये पावर्स होती थी, ऐसे नाम ECL में डाले गए कि तलाक हो रही है, हस्बैंड ने वाइफ का नाम ECL में डलवा दिया हुआ था पकड़ के। यहाँ पे ये चौधरी निसार साहब के अल्फाज है, तो अब ऐसे काम भी हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसे होते थे, मिसयूज इस किस्म की पावर जो है वो हो जाती थी। मगर फिर उसके बाद ये कम से कम कैबिनेट को उस चीज के रिव्यू करने का एक फोरम होता था, या मिनिस्टर को रिव्यू करने का फोरम होता था कि मिनिस्टर जो है वो रिव्यू करवा लेता था सेक्रेटरी से अगर उसमें से चीज है। मगर अब चूंकि हाईएस्ट फोरम ने फैसला कर लिया है, तो अब उसको यानी अगर सपोजिंग सेक्रेटरी के लेवल पे ये फैसला हुआ होता, भले वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट से ही हुक्म गया होता, तो कम से कम फेस सेविंग के लिए अब कैबिनेट जो है उस फैसले को रिव्यू कर लेती है। क्योंकि फैसला कैबिनेट का अपना है, तो इस वजह से जाहिर है कि वो इसको मजीद उस पे एग्जामिनेशन करवा रहे हैं और मजीद उसको ठीक है। तो यानी ये फैसला कैबिनेट का ही, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो उस पर अमल दरामद करते हुए रिव्यू अब इस पर किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया तस्नीम नूरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एहतसाब अदालत के फैसले के खिलाफ नैब और नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी हैं। नैब ने नवाज शरीफ की फ्लैगशिप में बरियत और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में कम सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी है, जबकि एहतसाब अदालत के अल-अज़ीज़िया रेफरेंस के फैसले के खिलाफ नवाज शरीफ की दरखास्त पर नामुकम्मल होने का एतराज लगा दिया गया है। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ को सजा देने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए भी दरख्वास्त दायर कर दी है। नैब का मौक़िफ़ है कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की करप्शन के ठोस सबूत पेश किए नवाज शरीफ को बरी करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। महज शक का फायदा देकर नवाज शरीफ को बरी करना खिलाफ कानून है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट नवाज शरीफ के खिलाफ शवाहिद पर सजा सुनाए। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा साबित किया नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा कम है, बढ़ाई जाए। करप्शन का जुर्म साबित होने पर नैब ऑर्डिनेंस में दफा 9A5 में सजा 14 साल कैद है। दोनों दरख्वास्तों में नवाज शरीफ को फरीक बनाया गया है। नवाज शरीफ की जानिब से सजा मुअत्तली के लिए दायर की गई दरख्वास्त पर एतराज। रजिस्ट्रार ऑफिस ने वक्त की कमी की वजह से दरख्वास्त वापस कर दी है। ये मुकम्मल दरख्वास्त नहीं, मुकम्मल करने के बाद जमा करवाई जाए। रजिस्ट्रार ने वकील को हिदायत कर दी है। रिपोर्ट आपने मुलायजा की। फैसल साई हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं जिन्होंने एहतसाब अदालत में तमाम ये मामला कवर किया। फैसल ये बताइएगा कि किन बुनियादों पर ये दोनों जो दरखास्तें हैं वो दायर की गई हैं, एक बरियत के खिलाफ और दूसरी सज़ा कम है, उस पर फैसल आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल। नैब की जानिब से आज 2 अपीलें दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। एक तो जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया गया है उसको चैलेंज किया गया, और साथ ही जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ को 7 साल की सजा दी गई है तो उस सजा को बढ़ाने के लिए भी एक दरखास्त दायर की गई है। आज जो नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी हैं वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे और उनके साथ मलिक असगर है, ये नैब के प्रोसिक्यूटर हैं, ये आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे। और ये जो मौक़िफ़ इख्तियार किया उसमें अल-अज़ीज़िया में उनका जो सजा बढ़ाने के लिए हवाले से उनका कहना था कि नैब की जानिब से, क्योंकि नैब की सेक्शन
9A5 के तहत जो सजा बनती है किसी भी जब मुजरिम पर किसी पर जुर्म साबित हो जाता है तो वो 14 साल तक सजा बनती है। नवाज शरीफ को सिर्फ 7 साल की सजा दी गई है। इस सजा को बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में ये कहा गया है कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की करप्शन के ठोस सबूत जो है वो पेश किए गए। नवाज शरीफ को बरी करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। महज शक का फायदा देकर नवाज शरीफ को बरी करना खिलाफ कानून है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट नवाज शरीफ के खिलाफ शाहिद पर सजा सुनाए। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में ये कहा गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा जो है वो प्रोसिक्यूशन ने साबित किया। नवाज शरीफ को जो 7 साल कैद की सजा है वो कम है, इसको बढ़ाई जाए क्योंकि करप्शन का जो जुर्म साबित होने पर नैब ऑर्डिनेंस में दफा जो 9A5 का जैसे मैंने वाला है उसमें सजा जो है वो 14 साल कैद बामुशक्कत है। तो जो 7 साल की सजा देगी इसको बढ़ाया जाए। तो ये आज 2 दरखास्तें 2 अपीलें जो है इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नैब की जानिब से फैसल साहब ये भी बताइएगा कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस के फैसले के खिलाफ जब नवाज शरीफ साहब की जो दरखास्त है उस पर यह एतराज लगाया गया कि वो नामुकम्मल है, ये मामला क्या बताइएगा जरा तफसील। देखिए जो नैब की जो नवाज शरीफ के वकील हैं ख्वाजा आरिफ उनके ये मामून वकील थे मुनव्वर दुबल, ये आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आए। तो क्योंकि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सरमा की छुट्टियां चल रही हैं तो 11 बजे तक टाइम होता है। ये 12 बजे करीब जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंचे तो उनके पास जो दरखास्त थी तो 2 सफात पर मुश्तमिल थी, नामुकम्मल दरखास्त थी जिसमें केस की कोई डिटेल जो है वो जिक्र नहीं था, सिर्फ 2 सफ़ों पर मुश्तमिल दरखास्त थी। तो जो रजिस्ट्रार है उन्होंने ये इनसे कहा है कि इस दरखास्त को मुकम्मल करके लाएं फिर जमा करवाए। तो मुकम्मल करने का कहा गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आप अपडेट कर रहे थे हमें। साहबजादा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि अब जो नैब ने खास तौर पे अपील्स दायर की हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, उसी तरह का एक मामला इससे पहले जो नैब वाला मामला वो सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ पर एक लार्जर बेंच बन गया हुआ है। तो आप क्या समझते हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के फैसले का इंतजार करेगा या फिर यहाँ पर समाअत के लिए अप्रूव करके हेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी? शुक्रिया जी। एक्चुअली देखें ये डिफरेंट रेफरेंस है, वो डिफरेंट रेफरेंस है, तो इसमें कोई मुआवनत नहीं है कोर्ट को प्रोसीड करने से अनटिल ये सारे क्लब हो जाए फैसले। लेकिन ये जहाँ तक ये फैसला है कि जाहिर है कि जो प्रोसिक्यूशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई उस डोज से, बिकॉज नैब ऑर्डिनेंस में जो सेक्शन 9(5) उसकी सजा है 14 साल। अब 7 years इज सॉर्ट ऑफ अ लीनियंट व्यू टाइप, तो इस वजह से उन्होंने चैलेंज किया है कि जब ये जज साहब इस फाइंडिंग से पहुंच चुके थे जी के केस स्टैब्लिश हो चुका हुआ है, तो उस सूरत के अंदर फिर इनको फुल डोज देनी चाहिए थी। और नॉर्मली से 2 अलग हैं लेकिन इल्जाम एक ही है। वो 9A5 की अगर बात की जाए वो एसेट बियॉन्ड मींस वाला मामला है। तो इस सेंस में मैं पूछना चाह रहा था कि फिर आप ये कह रहे हैं कि रेफरेंस अलग-अलग हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी नजर में तो ये था कि इल्जाम एक है तो शायद वो वेट करें सुप्रीम कोर्ट। इल्जाम बेशक एक हो, जब तक इसको कोई उठाएगा नहीं इस फोरम के ऊपर तब तक ये क्लब नहीं हो सकता। दूसरा ये इजाजत ली गई थी कि तीनों रेफरेंस सेपरेटली चलेंगे। आपने भी देखा कि पहले भी दे वांटेड के ख्वाजा आरिफ ने कोशिश की कि ये केसेस एक ही रेफरेंस बने, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, ये सेपरेट ऑफेंसेस हैं, सेपरेट कॉज ऑफ एक्शंस हैं, इस वजह से उन्होंने उसको सेपरेट किया था। तो यहाँ पे भी ये बात याद है कि जहाँ पे एक्विटल हुई है उनकी फ्लैगशिप में, वहां पे भी देखना ये पड़ेगा कि एविडेंस तो वो प्रूव कर दी थी प्रोसिक्यूशन ने, तो व्हाट वाज द रीजन कि एट द एंड ऑफ द डे जजमेंट जो है वो उन्होंने उनको एक्विट किया। तो इस सूरत हाल में ये अब जो हायर फोरम है वो इसको एग्जामिन करेगी। तो आई थिंक नैब का अच्छा डिसीजन है कि दोनों साइड से वो चैलेंज कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की जानिब से जो अब दरखास्त दी गई है और जो अपील दायर की गई है वो आप कितनी देख रहे हैं कि स्ट्रांग है, क्योंकि नैब भी उसको फाइट कर रहा है और नवाज शरीफ साहब भी अपना जो वर्जन है वो पेश कर रहे हैं, उसको देखते हुए आपको क्या लगता है उन्हें रिलीफ मिल सकता है इधर? डेफिनेटली जब ये दोनों साइड से अपील फाइल होती है तो फैसला तो एक ही होता है। वो देखते ही हैं कि क्या ये प्रोसिक्यूशन के पास एम्पल एविडेंस थी, और अगर एम्पल एविडेंस थी और जज साहब ने उसको अप्रिशिएट कितना किया अपनी जजमेंट में, और क्या वो लीनियंट व्यू है, ये तो अब कोर्ट दोनों अपीलों को यकजा होकर सुनेगी और फिर देखेगी कि इसमें किसका आता है। ठीक, अब ये भी फरमाइएगा साहबजादा साहब कि अब मिसाल के तौर पे साइमल्टेनियसली चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक मामला चलता है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दूसरा चलता है। पहले फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट का आ जाता है तो वो एज प्रेसिडेंट इस्तेमाल नहीं हो सकेगा फिर यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में जो नैब या फिर नवाज शरीफ साहब का यहाँ पर अपील है? ये याद रहे कि ये बड़े ही हाई प्रोफाइल केसेस हैं, चूंकि एक बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज इसको देख भी रहे हैं, और ये चूंकि एपेलेट फोरम में जो फर्स्ट केस वो भी जा चुका है, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी चीजें जो हैं इस टाइम के ऊपर जो भी एपेलेट फोरम है जो इस टाइम के ऊपर हाई कोर्ट है वो इस चीज को मुआवजा करेगी, इसको अप्रिशिएट करेगी सारी आर्गुमेंट को। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साहबजादा मुजफ्फर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो दोनों दरख्वास्त है नवाज शरीफ साहब ने वो दायर कर दी है, जबकि अल अज़ीज़िया और फ्लैगशिप पर दोनों पर नैब ने ये मामला उठाया है और उन्होंने भी इस पर बरियत के खिलाफ जो है वो अपील कर दी है। हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेंगे।
में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद। अब कुछ बात करते हैं शाहीनों के दौरा जनूबी अफ्रीका के मुतालिक जो जारी है, और दूसरे टेस्ट मैच का आगाज अब कल से होगा, लेकिन दूसरे मैच से कबल टीम तनाज़ुआत में पहले ही घिर चुकी है और ड्रेसिंग रूम में बातें बाहर आने लगी हैं कि असद शफी की टीम में शमूलियत पर कोच मिकी आर्थर और कप्तान सरफराज अहमद के दरमियान ठन गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पेस बैटरी की जान मोहम्मद अब्बास भी फिटनेस मसाइल का शिकार हैं। अब देखना यह होगा कि कल के मैच में मोहम्मद अब्बास खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। अभी हम जो सूरत हाल देख रहे हैं पहले टेस्ट मैच के बाद दूसरे टेस्ट मैच में वो अब तनाज़ात का शिकार हो चुकी है पूरी की पूरी पाकिस्तानी टीम। और ड्रेसिंग रूम की बातें इससे पहले ये सामने आई कि पहले टेस्ट मैच के बाद कोच मिकी आर्थर ने काफ़ी गुस्से का इजहार किया प्लेयर्स पर, और वो तमाम बातें सामने थीं। और अब ये बात सामने आ रही कि कोच मिकी आर्थर ये चाह रहे हैं कि असद शफीक टीम में खेलें और कप्तान ये चाहते हैं कि असद शफीक ना खेलें। अब देखना ये होगा कि दूसरे टेस्ट मैच का जो स्क्वाड अनाउंस होता है उसमें असद शफीक होते हैं या नहीं होते। उसके अलावा मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने इससे पिछले दौरे में बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, यह कहा जा रहा था कि मोहम्मद आसिफ से इनका स्टाइल बहुत मिलता जुलता है और बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने सीम बॉलिंग की वहाँ पर, लेकिन वो अब फिटनेस मसाइल का शिकार हो चुके हैं। और अब ये देखना होगा कि क्या मोहम्मद अब्बास भी अब कल का मैच खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो स्पोर्ट्स एनालिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। क्या मसाइल है ये कि सरफराज अहमद और मिकी आर्थर में ठन गई है, ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आ रही हैं और ओवरऑल जो टीम है वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। देखिए रमशा, ड्रेसिंग रूम की अगर कोई स्टोरी बाहर आती है तो इसका मतलब है कि जो ड्रेसिंग रूम में लोग मौजूद थे उन्होंने स्टोरी लीक की है, और चांसेस यही है कि स्टोरी जो है मिकी आर्थर नहीं लीक करेंगे, क्योंकि मिकी आर्थर ने तो खुद गुस्से का और बरहमी का इजहार किया। तो इसका मतलब है किसी क्रिकेटर ने स्टोरी लीक की है ये, और लाजमी बात है लोगों का इशारा जो है वो सरफराज अहमद की तरफ जाता है या दो सीनियर खिलाड़ी जिनके साथ मिकी आर्थर का तनाजा हुआ, अजहर अली और असद शफीक। कहीं ना कहीं आने बहुत जाकर मिलते हैं, लेकिन ये समझता हूँ कि कैसे कब ग्रीन टॉप विकेट बनाई गई। आपको ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मामला कुछ यही है कि ड्रेसिंग रूम से जो बातें बाहर आई हैं उसमें ये देखा गया है कि सरफराज अहमद और कोच मिकी आर्थर में ठन गई है और दोनों जानिब बज़द हैं, जिस पर कुछ प्लेयर्स को खिलाने के ऊपर जो है वो बहस मुबाहिसा हो रहा है, जिस पर जो ओवरऑल सारे प्लेयर्स हैं वो खासे डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। अब देखना है कि दूसरे टेस्ट मैच में जो बैटिंग लाइन है वो क्या होगी, जो बॉलिंग स्क्वाड है वो क्या होगा, और दोनों की परफॉर्मेंस से वो टीम क्या परफॉर्म करती है, क्योंकि दोनों ही जानिब प्लेयर्स खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। और बेहतरीन तो ये होगा कि इस तरह की स्टोरीज लीक करने की बजाय अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो दी जाए, और अपनी परफॉर्मेंस से अगर किसी का मुंह बंद कराना है तो वो किया जाए। इस तरह के मामला तो होते रहते हैं। जाहिर है कि इंतहाई बुरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया तो उस पर कोच मिकी आर्थर ने खास तौर पे जो स्टोरी भी लीक हुई बाहर आई ड्रेसिंग रूम की, उसमें यही था कि क्यों इस तरह की परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया गया और जो स्ट्रैटेजी वो बता रहे थे उस स्ट्रैटेजी को फॉलो क्यों नहीं किया गया। तो बेहतर तो ये होगा इस तरह की स्टोरीज बाहर ना निकाली जाए, उससे बेहतर है कि अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाए और सबके मुंह बंद करा दिया जाए। ज्वाइन कर रहे हैं अकबर, उनसे भी सारे मामले पर बात कर लेते हैं। आपको क्या मामला लग रहा है इस वक्त ये कि इतनी जो बहस हो रही है उसकी वजह से प्लेयर खासे डिस्टर्ब हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस भी यहाँ पर मुतासर हो सकती हैं, खासतौर पर असद शफीक को लेकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। देखिए, मैं अभी आपकी बात सुन रहा था और बिल्कुल ठीक कहा कि बात यह है कि देखिए मिकी आर्थर को पूरा हक है और मैं समझता हूँ उन्होंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। बात यह है कि जब सीनियर प्लेयर्स इसको उनके गैर जिम्मेदाराना खेल का मुजाहरा करें तो फिर जाहिर है कि आप किसको कहेंगे। और दूसरे ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, इन्हें जो इतनी ह्यूज पेमेंट दी जाती है, इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है, इतना प्यार दिया जाता है, उसकी वजह यही है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये परफॉर्मेंस भी वैसी ही देंगे। लेकिन जितने कैजुअल तरीके से हमारे प्लेयर्स आउट हुए तो मेरा ख्याल है ये स्कोल्डिंग जो थी ये बिल्कुल ठीक थी उनके लिए। और ये सर ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी है कि आप ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं कर सकते, तो इसकी तो बाकायदा वैसे तहकीकात होनी चाहिए। लीक कौन करता है इस तरह की बातें बाहर? कोच मिकी आर्थर साहब अपैरेंटली तो लगता है वो तो नहीं करेंगे। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बात यह है कि ड्रेसिंग रूम की बातें, देखिए जो टीम मीटिंग होती है वो बड़ी हाईली कॉन्फिडेंशियल होती है, इसलिए कि उसमें वो प्लेयर्स खुल के अपने अपने जज्बात का इजहार करते हैं और अपनी अपनी राय देते हैं। तो अगर किसी ने ये लीक किया तो वो कौन शख्स था, और अगर ज़ाहिर ये मालूम हो जाता है तो मेरा ख्याल है उसे खातिर खास सजा मिलनी चाहिए और ये सिलसिला बंद होना चाहिए फौरी तौर पर।
आपको क्या लगता है हसन जलील साहब कि क्या मामला है? हम ओवरऑल अगर बात करें सारे प्लेयर्स की कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो कोई खासी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। अगर सरफराज अहमद की बात की जाए तो 0 रन पर आउट हो गए दोनों मैचेस के अंदर। फिर उसके बाद असद शफीक की परफॉर्मेंस देखें, अजहर अली की परफॉर्मेंस देखें, जबकि न्यू प्लेयर्स एज कम्पेयर टू द सीनियर प्लेयर्स वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते दिखाई दे रहे हैं। असल में ये बीमारी हमारे साथ बहुत अरसे से है। मुझे तो बड़े बड़े पुराने वाकयात याद हैं कि 1971 में इस सारे मसले का आगाज हुआ कि हम इंग्लैंड में ओवल में आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे थे और हमें 225 रन चाहिए थे जीतने के लिए। रात को जब खेल खत्म हुआ तो स्कोर था हमारा 25, कोई आउट नहीं हुआ था और अगले दिन पूरी टीम 200 पे आउट हो गई। सही। तो इस तरीके के बेशुमार वाकयात हैं। लेकिन देखिए बात पता क्या है, एक तो हमारी जो खिलाड़ी है मैं समझता हूँ जहनी तौर पे मजबूत नहीं है, नंबर 1। दूसरे, हम किसी प्लानिंग के साथ, एक मजबूत प्लानिंग के साथ मैदान में नहीं उतरते और कोच की हिदायत पर हम अमल नहीं करते। ये कोच वाली जो आपसे बात कर रहे हैं जलील साहब, अभी सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कुछ प्लेयर्स ने भी, कुछ एनालिस्ट भी ये बात कर रहे थे कि जी उधर कोहली को आप देखें उसके पास फुल अथॉरिटी है, अनिल कुंबले को उसने बाहर निकाल दिया, रवि शास्त्री उनके कहने पर टीम सेलेक्ट कर देते हैं, वहां पे सब कुछ कर देते हैं, तो सरफराज को भी यहाँ पे उसी तरह की अपॉर्चुनिटी दी जाए। कोई मुकाबला है सरफराज और कोहली का बाय द वे? नहीं, देखिए सरफराज कोहली का तो कोई मुकाबला नहीं है। मतलब हमारे मौजूदा हालात में तो सरफराज के अलावा कोई और चॉइस आपके पास थी नहीं। लेकिन कोहली तो खैर इज ए ग्रेट प्लेयर एंड इज ए फैंटास्टिक कैप्टन। और देखिए उसकी पूरी ग्रिप होती है गेम पे। आप ये देखिए उसकी मूव देखिए, उसकी फील्ड प्लेसिंग देखिए, उसका टेम्परामेंट देखिए, फिर उसकी अपनी परफॉर्मेंस। सरफराज के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चल रहा है कि वो काम नहीं कर पा रहे। और मैं सिर्फ यहाँ पर कोच पर एतराज करूंगा कि मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो टेक्निकल फॉल्ट्स हैं जो हम जैसे लोगों को नजर आ जाती है, मसलन आपको भी याद होगा, आपने देखा होगा कि सरफराज जब आए तो स्टांस उन्होंने पूरा लिया, खड़े हुए थे। अच्छा, लेकिन जब जू बॉलर करीब आता गया वो बैठते गए। अच्छा, और वो एक ऐसी पोजीशन में आ गए थे झुके हुए कि उसके अलावा जो शॉट उन्होंने खेला उसके अलावा वो कोई शॉट खेल ही नहीं सकते। तो बात आपके वाली है, साइकोलॉजिकल मसला है, कोई वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते सबके सभी है। हाँ, और दूसरे देखिए सरफराज की एक और प्रॉब्लम है कि सरफराज लिमिटेड हो गए सिर्फ स्वीप शॉट से या वो उसको नच करने में। ये बात ये है कि एक प्लेयर को तो ऑलराउंड शॉट खेलनी चाहिए विकेट के चारों तरफ और स्ट्रेट बैट से आप खासतौर से सीधे शॉट खेलें। तो ये टेक्निक, ये कोच का काम है कि देखिए ये कोच का काम है कि कोच उनको बताए कि भाई तुम क्या गलती कर रहे हो। अब या तो मिसकम्युनिकेशन है कि भाई कप्तान में और कोच में बन नहीं रही, या फिर ये है कि वही वाली बात है कि कप्तान साहब भी बात नहीं सुनते। और फिर वो जब इस तरह की खबरें आती हैं तो यकीनन वो काफ़ी ज़्यादा फिर कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हो जाती हैं, जिसका प्रेशर यकीनी तौर पर प्लेयर्स पर भी आता है और फिर प्लानिंग अगर पहले से ना हो तो वो परफॉर्मेंस वहाँ पर सफ़र करती है। हसन जलील साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमें माहिराना तज्ज़िये से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मारूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील की अयादत के लिए निजी अस्पताल पहुँचे हैं और उन्होंने गुलदस्ता पेश किया, उनकी सेहतियाबी के लिए दुआ भी की है। चौधरी सरवर ने कहा कि मौलाना तारिक जमील मुमताज़ आलम दीन है, मुल्क का असासा है। मजीद तफसील अपने नुमाइंदे बिलाल एहसन से जानते हैं। बिलाल, बताइएगा इस जो अयादत करने पहुंचे चौधरी सरवर मौलाना तारिक जमील की। जी शुक्रिया। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब जो है वो आपसे कुछ देर कम जो है वो लाहौर के निजी अस्पताल में जो है वो मजबूत स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की अयादत के लिए पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने जो है वो तारिक जमील को गुलदस्ता भी पेश किया और उनकी जल्द सेहतियाबी के लिए उन्होंने दुआ भी की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब का ये कहना था कि मुमताज जो आलम दीन है मौलाना तारिक जमील वो पाकिस्तान का बड़ा कीमती असासा है। हमारी दुआ है उनके लिए कि वो जल्द सेहतियाब हो और दोबारा से जो है वो अपने जो तबलीगी मामलात हैं वो दोबारा से शुरू कर सकें। जी ठीक है बिलाल एहसन, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी के बेनज़ीर भुट्टो से अकीदत के दावे तो देखने और सुनने को मिलते हैं, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। नवाब शाह में नस्ब किया गया बेनज़ीर भुट्टो का मुजस्समा जालों की बेहिसी की नजर हो गया। बेनज़ीर का गर्द से अटा मुजस्समा टूट फूट का शिकार है। HM ख्वाजा लाइब्रेरी म्यूजियम में लगे इस मुजस्समे को उतारकर एक कोने में रख दिया गया है और ये मुजस्समा टूट फूट का शिकार हो गया है। तो पीपल्स पार्टी जो कि बेनज़ीर भुट्टो से मोहब्बत के दावे तो बहुत ज़्यादा करती है, ना सिर्फ बेनज़ीर भुट्टो बल्कि पूरे भुट्टो ख़ानदान से मोहब्बत के दावे और वादे तो बहुत ज़्यादा किए जाते हैं और सुनने को भी मिलते हैं, लेकिन हकीकत हमें बिल्कुल बरक्स दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो मुजस्समा है वो जियालों की बेहिसी की नज़र हो गया, इसे निकाल कर एक कोने में पहले तो रख दिया गया और ये फिर उसके बाद टूट फूट का शिकार भी हो गया है, मट्टी से अटा हुआ है। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, जो वीडियो इस वक्त है ये वहीं की है जहां पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ये मुजस्समा रखा गया था। एक तो गर्द से अटा हुआ और फिर असल जगह से उतार कर टूट फूट का शिकार हो रहा है, वहां पर एक नुक्कर में इसको रख दिया गया है।
बेहिसी कहा जा सकता है इसे, और ये मोहब्बत के जो दावे हैं वो कुछ और हैं और हकीकत ये आपके सामने आप देख सकते हैं ये उसके बरक्स है। बिल्कुल, जो हाल है वो इंतहाई ख़राब है और जो जाले जो वादे और दावे और बातें करते हैं उसके बिल्कुल बरक्स ये एटीट्यूड उनका दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का ये मुजस्मा लगाया गया था और इस मुजस्मे को HM लाइब्रेरी में लगाया गया था, तो वहाँ से इसको उतार दिया गया और उतारने के बाद ये मुजस्मा मिट्टी से हटा हुआ है जिसे कोई साफ़ करने वाला और इसकी जगह पर लगाने वाला भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कराची में जालसाजी करके लाखों रुपए लूटने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया और रेंजर्स ने गुलशन इकबाल, कोरंगी और सुरजानी के इलाकों में कार्रवाइयां की हैं। 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया, जबकि शालतीफ पुलिस ने मनशियात की तरसील की कोशिश नाकाम बनाई और PIB से बोरी बंद लाश बरामद की गई। तनवीर मुनीर ने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स का ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान साइबर क्राइम में मुलव्विस 10 मुलजिमान पर मुश्तमिल गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में इब्राहिम, अली, आतिफ, इरफान, शामिर, नवेद, कामरान, आजम, कादिर, मुनीर और फैजान शामिल हैं। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक शहरी ने मुलजिम कादिर को 2 गाड़ियों की मद में 11 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे। रकम की अदायगी के बाद मुलजिम अपना फोन नंबर बंद करके रुपोश हो गया। रेंजर्स ने निजी वेबसाइट पर दिए गए नंबर के जरिए मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरोह ने 2008 से 2011 तक अखबारात में इश्तिहारात दिए, जबकि 2012 से 2018 तक निजी वेबसाइट के जरिए आवाम को लूटते थे। शालतीफ पुलिस ने हेरोइन और चर्च की सप्लाई नाकाम बना दी। मंशियात फरोश मुलजिमा गिरफ्तार। SSP मलीर के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमा से बड़ी तादाद में हेरोइन की पुड़ियाँ और 1 किलो से जायद चर्च बरामद हुई। मुलजिमा नाजिया अपने बुरखे की आड़ में मंशियात सप्लाई करती थी। पुलिस ने PIB कॉलोनी से बोरी बंद लाश बरामद कर ली। लाश पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए। आगे बढ़ेंगे। सिंध में तालीमी इदारों के औकात तब्दील कर दिए गए हैं, जबकि यौम पाकिस्तान समेत दीगर तातीलात भी खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। इजलास में मौसम गर्मा की तातीलात मई और जून में करने और कॉलेजेस में नया तालीमी साल जुलाई की बजाय अगस्त से शुरू करने का फैसला किया गया है। यह अहम फैसला हुआ सिंध में, जहां पर औकात तब्दील किए गए हैं तालीमी इदारों के। यौम पाकिस्तान समेत दीगर तातीलात खत्म करने का फैसला किया गया है और इजलास में मौसम गर्मा की जो छुट्टियां हैं वो मई और जून में करने की बजाय अब जुलाई में शुरू करने का फैसला किया गया है। और जो बहुत सारी तातीलात हैं उनका भी खात्मा कर दिया गया है। यौम कश्मीर पर छुट्टी नहीं होगी। यौम पाकिस्तान की छुट्टी खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। यौम आज़ादी पर भी छुट्टी नहीं दी जाएगी, जबकि ईद मिलादुन नबी और दीगर जो उरूस मनाए जाते हैं जिसमें शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का उर्स है उस पर भी अब छुट्टी नहीं दी जाएगी, जबकि जो नया तालीमी साल है वो अगस्त से शुरू करने का फैसला किया गया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं। विफाक में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला हल होने के बाद अब पंजाब असेंबली में भी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर एक बड़े ब्रेक थ्रू का जल्द इम्कान है। और वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत मामलात हल करने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। बिलाल हसन हमें रिपोर्ट करेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर पंजाब में भी बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान नजर आने लगा। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत को तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल गया, जिसके बाद हुकूमत ने एक बार फिर अपोजिशन से मुज़ाकरात करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक PTI हुकूमत ने वफाक की तर्ज पर बिलाखिर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को ही चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का फैसला कर लिया है। तहम पंजाब हुकूमत ने कुछ लॉ और कुछ 2 फार्मूले के तहत अपोजिशन से चेयरमैन PAC के बदले कायमा कमेटियों की तश्कील और कानून साजी में मुआवनत मांगने का फैसला किया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक 7 जनवरी के असम्बली इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, जिसमें PAC समेत तमाम कायमा कमेटियों की तश्कील और कानून साजी के हवाले से इत्तफाक राय होने का इम्कान मौजूद है। बिलाल हसन, पब्लिक न्यूज़, लाहौर। तो अब पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ये मामला सामने आ गया। इससे पहले विफाक में ये सब मामला सामने था। शहबाज शरीफ साहब को बनाने पर बहुत रिलक्टेंट थे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, लेकिन बिल आखिर पर शहबाज शरीफ साहब के हवाले कर दी गई चेयरमैनशिप। अब पंजाब में क्या मामला होगा, अपने नुमाइंदे बिलाल हसन से हम मजीद जान लेते हैं। बिलाल, यहाँ पर क्या नजर आ रहा है? इधर कोई ऑपोजिशन है हमजा शहबाज को चेयरमैन PAC बनाने से मुताल्लिक, या फिर पंजाब में कोई मसला नहीं है, बना दिया जाएगा? शुक्रिया। ये मामला जो है उस वक्त से ही, जब से ये मामला स्टार्ट हुआ था उस वक्त से ये कहा जा रहा था कि जो वफाक में फार्मूला तय पाएगा वही जो है वो पंजाब में भी उसी को फॉलो किया जाएगा। इस हवाले से हुकूमत ने भी वाज़ेह तौर पे अपोजिशन को जो है वो पैगाम दे दिया था कि वफाक का फार्मूला ही पंजाब में अप्लाई किया जाएगा। शहबाज शरीफ जब वफाक में जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बने हैं तो उसके बाद से ये कहा जा रहा है, तस्वुर किया जा रहा है कि पंजाब में भी जो है वो अब हमजा शहबाज ही जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। तमाम इस हवाले से जो हुकूमत है वो थोड़ी रिलक्टेंट है।
उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि अगर हमजा शहबाज जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन जाते हैं तो मामलात में कितना सुधार लाया जा सकता है। अपोजिशन दोबारा जो है जो हुकूमती मामलात हैं, स्पेशली जो कानून साजी की मामलात हैं और उसके साथ साथ जो कायमा कमेटियों का क़याम है, उन चीज़ों के अंदर जो है अपोजिशन मुदाखलत करेगी और कितनी हद तक मुदाखलत करेगी, उन सब चीज़ों को रोकने के लिए जो है वो टास्क जो है वो राजा बशारत को दिया गया है। वज़ीर कानून जो पंजाब के हैं उनको कहा गया है कि वो अपोजिशन से इस मामलात पर जो है वो एक बैठकर फार्मूला तय करें जिसके तहत जितनी भी कायमा कमेटियां हैं और कानून साजी के जो मामलात हैं उन पर जो है वो अपोजिशन हुकूमत का साथ देगी, तभी जो है जो अपोजिशन की जो बात है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है वो मानी जाएगी और हमजा शहबाज को ये चेयरमैनशिप दी जाएगी। जी ठीक है, तो हमजा शहबाज को ही ये चेयरमैनशिप दी जाएगी और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाने का फैसला कर लिया गया है। बिलाल एहसन हमें अपडेट कर रहे थे। वफाक में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मामला हल होने के बाद पंजाब असेंबली में भी चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मामले पर जल्द बड़ा ब्रेक थ्रू होने का इम्कान है, जिसके लिए टास्क भी राजा बशारत को दे दिया गया है और वो सारे मामला हल कराने के लिए खासे मुतहरिक भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये कहा गया कि जो फार्मूला विफाक में तय पाया है वही फार्मूला पंजाब में रखा जाएगा, यानी कि अपोजिशन लीडर जो हैं पंजाब असेंबली में और फिर नेशनल असेंबली में उन्हीं को दी जाएगी चेयरमैनशिप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। अब देखना ये होगा कि जैसे विफाक में ये बात की जा रही थी कि जो ऑडिट पैराज पिछले साल के हैं, जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के हैं, उनका ऑडिट कौन करेगा, तो वहां पर तो सब कमेटी बनाने का कहा गया था। एक जैली कमेटी होगी जो पिछले साल के कम अज कम ऑडिट पैराज हैं उनका ऑडिट उसके जिम्मे होगा और उसके बाद वो तमाम मामला शहबाज शरीफ साहब और चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखेंगे। अब ये सूरत हाल होगी कि पंजाब में भी क्या इसी फार्मूले पर अमल दरामद किया जाता है या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा कि यहां पर फार्मूला क्या तय पाता है। वजीर कानून राजा बशारत साहब को जो ये टास्क सौंपा गया है, तो उम्मीद ये की जा रही है कि वो इस मामले पर भी गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह विफाक में एक जैली कमेटी बनाई गई जो ये तमाम ऑडिट पैराज जो नवाज शरीफ साहब की या पिछले साल की हुकूमत के थे उनका ऑडिट करेगी, तो अब पंजाब में भी यकीनी तौर पर हमजा शहबाज के वालिद साहब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही पिछले तमाम साल, और अब उनकी हुकूमत के जो ऑडिट पैराज आएंगे उनका ऑडिट पंजाब में कौन करेगा, ये देखना होगा कि फार्मूला क्या तय किया जाता है। तो इसी मामले पर मुज़ाकरात का फैसला किया गया है और ये बताया जा रहा है कि 7 जनवरी के इजलास से कबल हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होंगे जिनमें ये सारे फैसले किए जाएंगे और ये सारे मामलात ज़ेरे गौर होंगे। PAC समेत तमाम जो कायमा कमेटियां हैं उनकी तश्कील किस तरीके से होगी, कानून साजी पर इत्तेफाक राय होगा और फिर जो नाम है वो फाइनलाइज किया जाएगा। तो 7 जनवरी के इजलास से कबल यानी एक हफ्ता बाकी है जिसमें यह टास्क राजा बशारत साहब को दे दिया गया है और वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से मुज़ाकरात होंगे अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान और फिर कायमा कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक जो फैसले हैं वो किए जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे साफ पानी करप्शन केस में गैर मुल्की अफराद के मुलविस होने का इंकशाफ हुआ है। एहतसाब अदालत ने जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के 2 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। राइस बाइडन और नूरुद्दीन गौरी बैरून मुल्क मफरूर हैं। शाकिर अवान ने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए जरा। लाहौर की एहतसाब अदालत में साफ पानी करप्शन केस की समाअत हुई। नए प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि साफ पानी करप्शन केस में गैर मुल्की अफराद भी मुलविस हैं जो तफ्तीश में शामिल नहीं हुए और बैरून मुल्क फरार हो गए। नए प्रोसिक्यूटर ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाला मुल्जिम ब्रेस बाइडन साफ पानी कंपनी में वाटर ट्रीटमेंट एंड डिजाइन एक्सपर्ट था। मुल्जिम ने धोखे से रिवर्स ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट्स की कीमतों का तयन ज्यादा किया। अदालत ने नैब की सदा पर वजारत दाखिला को मुल्जिमों की गिरफ्तारी के लिए इकदाम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने ब्रेस बाइडन, मसरूर अहमद, मोहम्मद अली शेख और नूरुद्दीन गौरी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। मुल्जिमों को रेफरेंस की कॉपियां फराहम करने का हुक्म देते हुए समाअत 16 जनवरी तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन काशिफ इकबाल के हमरा शाकिर महमूद ऐवान, पब्लिक न्यूज लाहौर। ये रिपोर्ट आपने मुलायजा की, शाकिर अवान हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, ये बताइएगा, इन 2 गैर मुल्कियों की जो बात की गई, बताया गया अदालत को कि ये मफरूर हैं, इनको वापस लाने के हवाले से क्या इक़दाम हैं अब तक? बिल्कुल, आज एहतसाब अदालत के जज सैयद नजमुल हसन की जानिब से जो है वो हुक्म दिया गया है वजारत दाखिला को इनके गिरफ्तारी और दीगर जो अहकामात हैं उन पर अमल दरामद करवाने के लिए। आज नायब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि साफ पानी करप्शन केस में कुछ लोग गैर मुल्की भी हैं जो इसमें मुलविस हैं और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले ब्रेस बाइडन का नाम जो है उन्होंने बताया कि ये दौरान तफ्तीश ना तो नैब के रूबरू पेश हुए बल्कि ये अपने मुल्क वापस आ चुके हैं। इनके किरदार के हवाले से जो पब्लिक न्यूज को कुछ दस्तावेजात मौसूल हुई, उनके मुताबिक ब्रेस बाइडन जो है वाटर ट्रीटमेंट एंड डिजाइन एक्सपर्ट थे
और इन्होंने धोखे से रिवर्स ऑस्मोसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट की जो तायन थी, कीमत का तायन था, वो बहुत ज्यादा किया था। और मुलजिम ने KSP पंप्स को फायदा देने के लिए एक गलत रिपोर्ट पेश की थी और बेस्ट बाइडन ने दीगर मुलजिमान से मिलकर प्रोजेक्ट की कॉस्ट 901 मिलियन से बढ़ाने की तजवीज दी थी और कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन की 4 मीटिंग में कंसल्टेंट को इब्तदाई तखमीना बढ़ाने का भी कहा था। और ये मुलजिम इन चारों मीटिंग में शामिल भी होता रहा और मुलजिम ने गैर जरूरी चीजों को कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करवा के कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। जब नायब ने तफ्तीश का आगाज किया था तो इस दौरान इनको बहुत से समन भेजे गए, इनको कॉल अप नोटिस जो है वो अरसाल किए गए, लेकिन इनकी जानिब से कोई जो है वो रिप्लाई नहीं किया गया और ना ही तहकीकात को ज्वाइन किया गया। तो जो रेफरेंस फाइल किया गया था उसमें इनका नाम शामिल था। तो आज नायब प्रोसिक्यूटर की जानिब से अदालत से ये इस्तदा की गई कि ये मुलजिम जो है वो मफरूर है, जिस पर अदालत ने वजारत दाखिला को कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का हुक्म दिया है, जिसमें बाइडन है और गौरी भी है। इनको वापस लाया जाए कानून पर कार्रवाई करते हुए। बहुत शुक्रिया आप शाकिर अबान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा होंगे और सदर पाकिस्तान ने इस हवाले से मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार 17 जनवरी को अपने ओहदे से सुबुकदोश हो रहे हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अगले चीफ जस्टिस होंगे जस्टिस आसिफ सईद खोसा और इस हवाले से सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी है। 65 साल की उम्र को पहुंचने वाले हैं चीफ जस्टिस साकिब निसार और उनके बाद सीनियर मोस्ट जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद खोसा हैं, जिनकी मंजूरी दी गई है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की तरफ से कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के अगले चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है, तो इसी पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे अमजद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद भट्टी, बताइएगा, सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी दे दी गई है कि अगले चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब होंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो सदर मुमलिकत की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा है, उनके मुल्क के आइंदा चीफ जस्टिस के तौर पर तकर्री की मंजूरी का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ारत कानून में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस आसिफ सईद खोसा की जो तकर्री थी, इसके हवाले से एक समरी थी वो उन्होंने इरसाल की थी वज़ारत कानून ने सदर मुमलिकत को, और अब सदर मुमलिकत ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा को चीफ जस्टिस बनाने की मंजूरी दे दी है और इस वजह से वज़ारत कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। वज़ारत कानून ने यह नोटिफिकेशन सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी के बाद दिया है और इस तरीके से अब 17 जो जनवरी को जो रिटायर हो रहे हैं चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार और इस तरह जस्टिस आसिफ सईद खोसा अब 18 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे बतौर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। और जस्टिस 17 जनवरी को चीफ जस्टिस साकिब निसार रिटायर होंगे और 17 जनवरी को ही जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नोटिफिकेशन भी वजारत कानून की तरफ से जारी कर दिया, जिसकी सदर मुमलिकत ने मंजूरी भी दे दी है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे अमजद भट्टी। सहूलत है ना ही कोई इंतजाम है। इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट मुसाफिरों के लिए अजियत बनने लगा है। वजीर आज़म इमरान खान ने शहरियों की शिकायत पर नोटिस ले लिया है। वज़रा की कमेटी बनाकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट का फौरी दौरा करने की उन्हें हिदायत की है और मियां मोहम्मद सुमरो, फवाद चौधरी, आमिर महमूद कयानी इस कमेटी में शामिल हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद मसाइल के हल तजावीज़ करेंगे वो वज़ीर आज़म को। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टिक्का खान सानी, बताइएगा, दौरा करने के लिए कहा गया है, कमेटी बनाई गई है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट की शिकायत देखें तो एक तो गफलों की शिकायत है, तामीरात में गफले हुए, नाकिस तामीरात हुई, अराइवल के लिए नमाज की जगह नहीं वहाँ मौजूद, इसके अलावा तामीरात का मयार नहीं है। एयरपोर्ट पर आयरोज जो एयर ब्रिज है वो गिरने के वाक़यात होते हैं। इसके साथ साथ एक दफा सीढ़ी लगाई गई और तैयारे को नुकसान पहुंचा, तैयारों को भी नुकसान पहुंच रहा है। पानी की सहूलियत नहीं, हमारा कुत्ते और सांप की शिकायत है कि वहाँ घूमते नजर आते हैं। इसके अलावा छतें जो है जरा सी बारिश में टिपकना शुरू हो जाती है। इसके अलावा मुसाफिरों की सहूलतें देखी जा रही हैं। वजीर आज़म ने इन शिकायत का सख्त नोटिस लिया है और 9 रुकनी वज़रा की कमेटी तश्कील दे दी है जो कि एयरपोर्ट पर ही इजलास करेगी और वहाँ पे मौजूद तमाम सहूलियत का दौरा करके जायजा लेगी और मौके पर ही फैसले किए जाएंगे। इस हवाले से हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि कमेटी में 9 वफाकी वज़रा और वज़रा मुमलिकत शामिल हैं, जिसमें आमिर कयानी, इसके अलावा फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात और नशियात और
एविएशन के मिनिस्टर वफाकी वज़ीर मोहम्मद मियां समरू, इसके अलावा शेख रशीद और साथ ही पेट्रोलियम के मिनिस्टर गुलाम सरवर खान, जिनका करीब ही इलाका भी मौजूद बनता है। इसके अलावा जुल्फी बुखारी जो कि ओवरसीज के मुआवन खसूसी हैं और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला, इन तमाम वज़रा को कहा गया है कि एयरपोर्ट पर इजलास करें, इनकी शिकायत का अजाला करें। कुछ वज़रा पहुंचे हैं, उन्होंने जाके शिकायत भी की। आमिर कियानी आप देख सकते हैं फुटेज में जाके उन्होंने सहूलतों का जायजा लिया है। वफाकी वज़रा को टास्क दिया गया है, उन्होंने जाकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जायजा लिया है ताकि जो शहरियों के मसाइल उन्हें हल किया जा सके। टिका खान सानी, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ ज़रा मौसम की बात करेंगे। मुल्क भर में जारी सर्दी की लहर और धुंध से जो नुकसान हुआ है उसमें पावर डिवीजन के 4 यूनिट मुतासर हुए और बिजली बनाने वाले यूनिट की बंदिश से फैक्ट्री मालिकान और अवाम शदीद परेशान है। मुस्तनसर अब्बास ने रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। सर्दी की शदीद लहर और धुंध के बायस 4 पावर प्लांट बंद हो गए, जिसकी वजह से आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। पावर प्लांट बंद होने से 3000 मेगावाट के करीब बिजली सिस्टम से उड़न छू हो गई। पावर प्लांट की बंदिश से लेस्को, मेप्को, फेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू है। धुंध और सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस पावर प्लांट में फनी खराबी पैदा हुई। इनमें निशात, चूनिया, गुद्दू और हेड बल्लो की शामिल हैं। बिजली की बंदिश से सताए आवाम कहते हैं कि बिजली मुस्तकिल ना आने से कारोबार ठप और फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। बिजली का बहुत ज्यादा मसला है। सुबह तो आन के देखो, सुबह चलती है बिजली, शाम 4 बजे तक आती ही नहीं है। जो मजदूर ने सारे परेशान है, सब बैठे रहते हैं। बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो गई और गैस भी नहीं आ रही, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। जिसमें काम पे आ रहा था ना, तो मैं इसलिए भी लेट हुआ हूँ कि लाइट नहीं आ रही थी। पब्लिक न्यूज़ रूम से अब तक इतना ही। रमशा कमल और अकबर बाजवा को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।